न्याय और सुरक्षा के लिए एक आम आदमी पुलिस प्रशासन पर भरोसा करता है। एक आम आदमी को लगता है कि जब हमारे न्याय की बात होगी, जब हमारे सुरक्षा की बात होगी, तो पुलिस प्रशासन आगे आकर हमें न्याय दिलाएगी और हमारी सुरक्षा करेगी। पर उड़ीसा के मलकानगिरी के एमबी 26 नंबर गांव में जो कुछ भी हुआ, उसने पुलिस प्रशासन पर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है, क्या वाकई पुलिस प्रशासन जात पात और किसी विशेष समुदाय को साइड में रखकर सिर्फ आम पब्लिक को न्याय दिलाने के लिए काम करती है, या फिर पुलिस प्रशासन किसी जाति विशेष या किसी समुदाय विशेष का है? यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है मालकानगिरी पुलिस प्रशासन के ऊपर और वहां के जनप्रतिनिधियों के ऊपर। वहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं राजेश शालदार और आप छत्तीसगढ़ बायोस्कोप देख रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला 1 दिसंबर से शुरू होता है। 1 दिसंबर को मालकानगिरी के राखेलगुड़ा गांव की एक आदिवासी महिला लापता हो जाती है। उसके बाद 3 दिसंबर को महिला के लापता होने की रिपोर्ट जो है वो पुलिस थाने में लिखाई जाती है और उसके बाद 4 दिसंबर को उस महिला का शव मिलता है एक नदी के पास, जिसका धड़ तो मिलता है पर सर गायब मिलता है वहां से। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू होती है और आदिवासी गांव जो राखेलगुड़ा गांव है वो एमबी 26 नंबर गांव के पास ही का गांव है और एमबी 26 नंबर में बंग समुदाय के लोग रहते हैं और जो राखेलगुड़ा गांव है वहां ट्राइबल एरिया के लोग रहते हैं। और उसके बाद शक के आधार पर एमबी 26 नंबर के 2 व्यक्तियों को वहां के पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है पूछताछ के लिए। और इसके बाद राखेलगुड़ा गांव के लोगों को शक होता है कि एमबी 26 नंबर के ही लोगों ने आदिवासी महिला की हत्या की है और उसका सर को वहां से गायब कर दिया है। और उसके बाद यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जाता है और आदिवासी समाज जो है वो इकट्ठा होने लगते हैं और इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को पहले से ही हो जाती है। पहले से ही पुलिस प्रशासन उस गांव में पहुंचती है, यानी एमबी 26 नंबर गांव में पहुंचती है और एमबी 26 नंबर के गांव के लोगों को गांव खाली करने को कहती है। उसके बाद जैसे ही गांव खाली हो जाता है, वहां पर एकाएक 5000 से अधिक की संख्या में जो राखेलगुड़ा गांव है उस गांव के आदिवासी उस एमबी 26 नंबर गांव में पहुंचते हैं, जहां पर पुलिस बल भी तैनात होती है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर पुलिस बल भी तैनात है और उस पुलिस बल के सामने आदिवासी, वहां के जो ट्राइबल जो आदिवासी है वो पूरा का पूरा गांव को आग के हवाले कर देते हैं। एमबी 26 नंबर गांव के कई घरों में आगजनी की जाती है, उनके सामानों को तोड़ा जाता है, उनके वाहनों में आग लगा दी जाती है और तमाम तरह के नुकसान पहुंचाए जाते हैं, वो भी पुलिस प्रशासन के सामने। और ये वीडियो चीख चीख कर कह रहा है कि पुलिस प्रशासन उस वक्त यह मौजूद था, वहां पर मौजूद था जिस वक्त पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जब वहां के आदिवासी बंग समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा रहे थे तब पुलिस प्रशासन का एक भारी बल वहां पर मौजूद था, पर उन्होंने रोकने की बिल्कुल भी वहां पर कोशिश नहीं की और नतीजा यह हुआ कि पूरा का पूरा गांव जल गया। 230 परिवार वहां से बेघर हो गए और कई घरों में आगजनी की गई, कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। एक बहुत बड़ा घटना यहाँ पर हो गया सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की लापरवाही के चलते, और ये पूरा जो घटना हुआ वो पुलिस प्रशासन के सामने ही हुआ। तो सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्या पुलिस प्रशासन किसी विशेष समुदाय का है? क्या पुलिस प्रशासन इस घटना को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी? एक बड़ा सवाल जो है इस पूरे मामले में अब खड़ा हो गया है। अब कई लोग, मैं देख रहा हूं, कई लोग अपने न्यूज में भी कह रहे हैं, कई लोग अपने सोशल मीडिया में भी डाल रहे हैं कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए है और इस गांव में बांग्लादेशी घुसपैठी लोग रहते थे, इनको भारत से बाहर कर देना चाहिए। दरअसल उनको जानकारी की कमी है। मैं किसी समुदाय विशेष का यहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं और सच पढ़ने से जान सकते हैं आप। सच जब आप इतिहास पढ़ेंगे, जब आप किताबों को पढ़ेंगे, जब आप अपने पूर्वजों से बातचीत करेंगे, तब शायद आपको पता लगे कि सच क्या है। ये जो बंग समुदाय के लोग हैं ये बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं है, बल्कि जब बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत पहले एक ही देश हुआ करता था विभाजन के पहले, तो मतलब जो बांग्लादेश में रहते हैं वो भी पहले इंडियन थे, जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी पहले इंडियन थे। जब पाकिस्तान विभाजन हुआ उसके बाद बांग्लादेश विभाजन हुआ और बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे थे उन पर अत्याचार शुरू हुआ और उनके ऊपर जब अत्याचार हो रहे थे, चूंकि वो हमारे भारतीय थे, ये सोचकर इंदिरा गांधी जी ने उनको वापस इंडिया बुला लिया, यानी अपने देश बुला लिया। कोई वो गैर देश के नहीं है, वो पहले इसी देश के थे
तो उन्होंने हिंदुओं को अपने देश बुला लिया और उन बंग समुदायों को देश के अलग अलग हिस्सों में बसाया, उनको नागरिकता दी गई। आप सोचिए, सबके पास नागरिकता कार्ड होगी, नागरिकता दी गई, उनको जमीन दी गई। पर कुछ नेता जो है वो इस पूरे मामले को, इस पूरे तस्वीर को पलट कर दिखाते हैं और दो समुदाय के बीच में दंगा फसाद कराने की कोशिश करते हैं। पर सच ये है कि किसी भी आदिवासी का हक मारकर बंग समुदाय के लोगों को उनका जमीन नहीं दिया गया। जो जमीन दिया गया था, जिस जमीन पर लाकर बंग समुदाय के लोगों को बसाया गया था, वो जमीन बंजर थी, यहाँ जंगल था। यहाँ पर किसी आदिवासी गांव में उनके खेतों पर उनको जगह नहीं दी गई थी। जहां पर आदिवासी गांव पहले से बसा हुआ था, जहां पर आदिवासी अपना खेती कर रहे थे, वहां पर इनको नहीं बसाया गया। इनको बसाया गया जंगल में, और जंगल के बीच में इनको बसाया गया। बस कुछ औजारें दे दी गई और इनको कुछ पशु दे दिए गए। लेकिन बंग समुदाय के लोगों ने अपने मेहनत के द्वारा अपने आसपास के जगह को उपजाऊ बनाया, और जो सरकार से उनको जमीन दी गई थी, किसी को 5 एकड़ 16 डेसिमिल, किसी को 7 एकड़ 5 डेसिमिल, किसी को 8 एकड़, इस प्रकार से जो दिया गया था, उस जमीन पर वो कृषि करते रहे, अपने उन्नत कृषि के तकनीक को अपनाया और साथ ही अपने आसपास जो भी आदिवासी समुदाय थे उनके साथ बड़े प्रेम भाव से मिलकर रहने लगे। आज भी परलकोट क्षेत्र में आदिवासी और बंगाली समाज के लोग बड़े अच्छे से मिलजुल कर और प्रेम भाव से रहते हैं। जो युवा, आदिवासी युवा ये कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, उनको अपने जो पिता है, जो दादाजी है, जो पूर्वज है, उनसे बात करनी चाहिए। क्या बंग समुदाय के लोग जब यहाँ पर आए थे तो क्या उनके साथ कोई अन्याय किए थे? क्या आदिवासियों के साथ वो मिलकर नहीं रहते थे? तब शायद आपको पता चले कि आपके जब पिता, आपके जब दादाजी इस बारे में बात करें तो वो जरूर ये बताएंगे कि नहीं, हम तो भाईचारे की भावना से रहते हैं, और आज भी रहते हैं। आज भी बंग समुदाय के लोग आदिवासियों की शादी में जाते हैं, आदिवासी बंग समुदाय के शादी में आते हैं। एक दूसरे के मरण कार्य हो, एक दूसरे के विवाह कार्यक्रम हो, एक दूसरे के जन्म कार्यक्रम हो, सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। एक दूसरे के जो त्योहार है उसका सम्मान भी करते हैं। आज परलकोट की तस्वीर आप देखिए, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि बंग समुदाय के लोग और आदिवासी लोग कैसे मिलकर रहते हैं। वो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बंग समुदाय आदिवासियों से भोलापन, उनकी सादगी और उनसे जो भाईचारा और उनसे एकता सीखता है। जो आदिवासी समाज है वो बंग समुदाय से उन्नत कृषि करने का तरीका सीखता है। सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। पर कुछ जो राजनेता है, चाहे वो बंग समुदाय के हो, चाहे वो आदिवासी समुदाय के हो, वो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए इन युवाओं को भड़काते हैं और आपस में लड़वाते हैं। तो हमें चाहिए कि ऐसे जो नेता है, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस पूरे मामले में, उसको दरकिनार करें और भाईचारे की भावना से रहे। क्योंकि ये बांग्लादेशी नहीं है, इनको सिटीजन कार्ड दिया गया है, इनको यहाँ पर लाकर बसाया गया है, इनको भारतीय होने का नागरिकता दिया गया है। और कई लोगों का, जैसे मेरा भी जन्म यही हुआ है, इसी भारत के भूमि पर हुआ है, और ऐसे बंग समुदाय के कई युवा है जिनका जन्म जो है वो इसी धरती पर हुआ है। तो हम बांग्लादेशी कैसे हुए? तो सवाल यह है कि जब हमको यहाँ पर लाके बसाया गया, हमको भारतीय नागरिकता दी गई, जब हम यहाँ पर जन्म लिए, हमारा जन्म प्रमाण पत्र यही का है, तो हम बांग्लादेशी कैसे हुए? बात बात पर बंग समुदाय को बांग्लादेशी घुसपैठी कहा जाता है, जबकि सच है बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने पूर्वजों से बात कीजिएगा, और यहाँ के जो आदिवासी युवा है उनको भी ये जानने की जरूरत है कि बंग समुदाय आदिवासी समुदाय का दुश्मन नहीं, बल्कि एक मित्रता की भावना से हम एक परिवार की तरह रहते हैं, भाईचारे की भावना से रहते हैं। और बंग समुदाय को जो बांग्लादेशी घुसपैठी बोल रहे हैं, जो बंगालियों को बांग्लादेशी घुसपैठी बोल रहे हैं, तो आपने सुभाष चंद्र जी का नाम सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस, जो भारत के आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। पहले फांसी पर लटकने वाले खुदीराम बोस, वो भी एक बंगाली है। आप जो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत पढ़ते हैं वो भी बंगालियों ने लिखा है। तो बंगालियों का बहुत बड़ा योगदान है भारत की आज़ादी में, और वो हमेशा आप लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, आदिवासी समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमारे भी कई मित्र हैं जो आदिवासी है, और हमारा उनका बहुत अच्छा संबंध है और हमेशा रहेगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ पर बाहर से जो घुसपैठी है वो अलग है, और यहाँ पर जो बंग समुदाय के लोग हैं वो अलग है। मैं ये अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ कि बांग्लादेश से कुछ लोग आते हैं, अभी भी जो अभी बांग्लादेश से आते हैं बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के रही रहते हैं, उन पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, ना कि बंग समुदाय पर।
क्योंकि बंग समुदाय बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं, इसी देश के नागरिक हैं। इसी देश के लोकतंत्र में वो अपना मतदान करते हैं, उनका जन्म प्रमाण पत्र, उनका निवास प्रमाण पत्र सभी यही से है। तो जितना आप हिंदुस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, उतना ये बंग समुदाय के लोग भी इंडियन हैं। तो ये राजनीति को कहीं ना कहीं दूर करके आपस में भाईचारे की भावना से रहना चाहिए। मलकानगिरी के MB 26 नंबर में गांव में जो कुछ भी हुआ वो बहुत निंदनीय है। जो अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए, जिसने भी ये कृत्य किया है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। पर इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम किसी के बहकावे में आकर पूरा का पूरा गांव में आग लगा दें, लोगों को नुकसान पहुंचाए। जो बरसों से जो भाईचारा बना हुआ है उसको तोड़ दे, इससे नुकसान दोनों समुदाय को ही होगा। इसमें राजनीतिक रोटियां सेकेंगे कुछ नेता। तो मेरा सबसे अनुरोध है बंग समुदाय के युवाओं से और आदिवासी समाज के युवाओं से कि आपस में मिलजुल कर रहिए और एक मिसाल कायम कीजिए। चाहे कोई भी स्वार्थी इंसान हो जो इन दोनों समूहों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसी आशा के साथ कि आप सभी इस बात को समझेंगे और दोनों समुदाय के जो युवा है खासकर वो आपस में भाईचारा संबंध बनाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।